Hello everyone. Welcome to revision cum crash course of polity. We will complete part 3 of parliament in today's session. Part 1 and part 2 are available on the channel. So we will be completing it from Vision IAS quick revision module. अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आप Vision IAS की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं और अगर आपको हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पार्लियामेंट से पक्का पूछे जाते हैं। तो आज पार्लियामेंट पार्ट 3 में हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ राज्यसभा की। तो राज्यसभा को कंपेयर करेंगे लोकसभा से, क्या क्या स्पेशल पावर है राज्यसभा के पास और कहाँ पे लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की, जिसमें आते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, और अगर ये ब्रीच हो जाए तो क्या होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि पार्लियामेंट सोवरेन है या नहीं है और कौन कौन से मल्टीफंक्शनल रोल परफॉर्म करता है पार्लियामेंट। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक इज पोजीशन ऑफ राज्यसभा। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। फर्स्ट पॉइंट आता है दैट राज्यसभा इज ए रिवाइजिंग चैम्बर। देखो, हम काफ़ी बार मोबाइल में देखते हैं देयर इज ए टू वे ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो आपका पासवर्ड किसी ने देख लिया है और उसने लॉगिन कर लिया, तो सेकंड वे ऑफ ऑथेंटिकेशन माइट बी योर फेस लॉक और मे बी योर फिंगरप्रिंट। सो ऐसे में ऑथेंटिकेशन बढ़ जाती है। इन अ सिमिलर वे हमारे पास दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। माना लोकसभा ने अगर कुछ पास कर भी दिया है तो उस अमेंडमेंट को राज्यसभा दोबारा से चेक कर सकती है, उसमें फर्दर अमेंडमेंट्स वो बता सकती है एंड वी कैन हैव डिबेट ऑन दैट। इसलिए वी कॉल राज्यसभा एज ए रिवाइजिंग चैम्बर। नेक्स्ट, इट इज़ ए फेडरल चैम्बर। क्यों? क्योंकि ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, लोकसभा रिप्रेजेंट्स सेंटर एंड राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट्स। तो ये इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ ए चैम्बर ऑफ कॉन्टीन्यूटी। यहाँ पे डिसोल्यूशन नहीं होता है। ऐसा इसलिए है कि हर 2 साल के बाद 1/3 बंदे चले जाते हैं एंड 1/3 नए आ जाते हैं। फिर अगले 2 साल के बाद फिर से 1/3 जाएंगे और 1/3 आएंगे। सिमिलर वे ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है, तो ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। मेंबर्स की ड्यूरेशन 6 ईयर्स की होती है। दे कैन बी री इलेक्टेड, बट राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। फोर्थ इज इफेक्टिव स्मॉलर चैम्बर एज कम्पेयर टू लोकसभा। तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, रिमेंबर्ड? हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, लास्ट टू लास्ट में 250। एंड लोकसभा में होते हैं 550। तो इट इज़ ए स्मॉलर चैम्बर। और इसमें फिर इशू कब आता है? जब भी होती है ज्वाइंट सिटिंग, और वहाँ पे अगर वोटिंग होगी तो लोकसभा के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो उनकी ज़्यादा चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो चैम्बर है ये कंसर्न नहीं है गवर्नमेंट फॉर्मेशन से रिलेटेड। ऐसा क्यों? जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है वहाँ पे चेक किया जाता है कि लोकसभा में मेजोरिटी है या नहीं है। राज्यसभा की मेजोरिटी चेक नहीं होती, इसलिए ये रिलेटिवली फ्री फ्रॉम कॉम्पिटिटिव है। ये चैम्बर सिक्योर करता है एग्जीक्यूटिव्स की अकाउंटेबिलिटी को। ऐसे कैसे? थ्रू वेरियस कमेटीज। तो इसमें क्या होता है कि आपने लास्ट लेक्चर में बात की थी DRSCs। कितने DRSCs थे, रिमेंबर्ड? देवर 24, एंड आउट ऑफ दिस 24 8 आर फ्रॉम राज्यसभा। ऐसे ही बाकी की कमेटीज भी होती हैं जो एग्जीक्यूटिव्स के एक्शंस को चेक करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है चैम्बर ऑफ वेंटिलेटिंग पब्लिक ग्रीवांसेस ऑफ स्टेट्स। अभी जो पब्लिक इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू द स्टेट, की स्टेट्स को कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं या वट एवर इट इज़, तो इन दैट सिनेरियो वो पर्टिकुलर स्टेट अपने इश्यूज रेज कर सकती है इन राज्यसभा। आफ्टर दिस चलो नेक्स्ट बात करते हैं कंपैरिजन विद लोकसभा। तो कुछ मैटर्स में राज्यसभा के पास इक्वल पावर्स होती हैं कंपेयर टू लोकसभा। ऐसे कौन कौन से हैं? कि जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है या इलेक्शंस होते हैं, ये जब हम एग्जीक्यूटिव करेंगे ना वहाँ पे पार्लियामेंट कंप्लीट करेंगे, उसमें आएगा ये टॉपिक। प्रेसिडेंट के हटाने को इम्पीचमेंट बोलते हैं। जब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बनती हैं उनको डिफाइन करना है या फिर कंटेम्प्ट होता है, तो उनमें सेम पावर्स होती हैं लोकसभा एंड राज्यसभा के पास। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट या UPSC की ज्यूरिसडिक्शन को चेंज करना है
तो उसमें भी इक्वल पावर्स हैं। इमरजेंसी को अगर अप्रूव करना है तो भी इक्वल पावर्स हैं, बट यहाँ पे कुछ और चेंजेस आएंगे, हम उनकी बात बाद में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट इज द इलेक्शन एंड द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो देखो इसमें क्या होता है कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट को हटाते हैं ना, तो इनिशिएट किया जाता है राज्यसभा में और उसको अप्रूव करते हैं विद स्पेशल मेजोरिटी, देन लोकसभा में अप्रूव होता है बाय सिंपल मेजोरिटी। इन राज्यसभा इट वाज स्पेशल मेजोरिटी, हियर इट इज सिंपल मेजोरिटी। वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस इन आवर वाइस प्रेसिडेंट लेक्चर। नेक्स्ट इज अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंसेस। जो प्रेसिडेंट है वो कुछ ऑर्डिनेंसेस लेकर आते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये भी हम प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। बाकी राज्यसभा में भी रिपोर्ट्स आती हैं लाइक लोकसभा। कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं, जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट्स फ्रॉम सीएजी, रिपोर्ट्स ऑफ यूपीएससी, रिपोर्ट्स ऑफ द स्पेशल ऑफिसर फॉर द एससी एंड एसटी, रिपोर्ट ऑफ द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, बाकी रिपोर्ट ऑफ द स्पेशल ऑफिस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। हमने ये बात की थी लास्ट चैप्टर में कि यहाँ पे भी सेम राइट्स होते हैं। बाकी इन द केस ऑफ मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल, जो लोकसभा है उसके पास पावर्स ज़्यादा होती हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यही आता है, अनइक्वल स्टेटस विद द लोकसभा। इनिशियल मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। राज्यसभा मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकते हैं, ना ही रिजेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ कुछ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, एंड इट डिपेंड ऑन लोकसभा कि वो उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और ये डिसाइड करना कि मनी बिल इज मनी बिल या फिर वो किसी और टाइप का बिल है, दैट इज विद द स्पीकर ऑफ लोकसभा। यहाँ राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। एंड इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल, ये इंट्रोड्यूस हो सकते हैं ओनली इन द लोकसभा, लेकिन इनको अप्रूव करने में पावर्स आर सिमिलर, बट इंट्रोडक्शन के मामले में दैट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। यहाँ पे द मैटर्स विच आर रिलेटेड टू आर्टिकल 110, और ये हम बात कर चुके हैं, जो जब भी अगर ज्वाइंट सीटिंग होगी तो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर रहेगी क्योंकि उनका नंबर ज़्यादा है। नेशनल इमरजेंसी अगर डिसकंटिन्यू करनी है तो इन दैट केस लोकसभा के पास एक स्पेशल पावर होती है। ये हम डिस्कस करेंगे नेशनल इमरजेंसी में। फिर अगर हम बजट की बात करें, लास्ट सेशन में हमने देख ही लिया था कि यहाँ राज्यसभा सिर्फ डिस्कस कर सकता है बट वोट नहीं डाल सकता। अमेंडमेंट्स भी अगर इन्होंने कुछ दिए हैं तो जरूरी नहीं कि लोकसभा उन्हें मानेगा या नहीं मानेगा। बाकी यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी नहीं आ सकता, तो इट कैनॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सिर्फ लोकसभा में ही पॉसिबल है। तो कमिंग फॉरवर्ड अब बात कर लेते हैं स्पेशल पावर्स क्या क्या है राज्यसभा के पास जो कि लोकसभा से ज़्यादा हैं। फर्स्ट इज द लेजिस्लेशन ऑन स्टेट मैटर्स। तो यहाँ क्या होता है कि एज पर आर्टिकल 249, देखो हमारा जो शेड्यूल 7 है इसमें कितनी लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो अगर कोई मैटर स्टेट को यूनियन को देना है तो ये इन दिस सिनेरियो ये पावर राज्यसभा के पास ज़्यादा है, क्योंकि राज्यसभा जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, इसीलिए उनके पास ये पावर ज़्यादा है। तो अब देखो, दे कैन इनिशिएट सेंट्रल इंटरवेंशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव फील्ड। तो ऐसे सिनेरियोज में राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर है। तो क्या होगा, राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगा बाय ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 कौन सी मेजोरिटी होती है, याद करो, मेजोरिटी वाले सेक्शन में किया था। यस, स्पेशल मेजोरिटी। फिर क्या होगा, ये 1 साल तक के लिए अवेलेबल होती है। अगर इसको एक्सटेंड करना है तो सिमिलर प्रोसेस से 1 और साल के लिए कर सकते हैं। ऐसे ही ये एक्सटेंड हो सकती है एन नंबर ऑफ टाइम, लेकिन राज्यसभा को हर बार हर साल इसको ये सिमिलर प्रोसेस से पास करना होगा। फिर आता है क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। देखो एज पर आर्टिकल 312 जो राज्यसभा है वो नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सेम स्पेशल मेजोरिटी से अगर रिजोल्यूशन को पास करता है और वो एक नेशनल इंटरेस्ट में है टू क्रिएट वन मोर ऑल इंडिया सर्विस। सो इन दैट सिनेरियो पार्लियामेंट के पास ये पावर आएगी टू क्रिएट सच सर्विस बाय लॉ।
एंड ये जो फर्स्ट पॉइंट है लेजिस्लेशन ऑन सर्विस मैटर, तो यहाँ पे भी नेशनल इंटरेस्ट में ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन। इसमें क्या है, प्रोक्लेमेशन क्या होती है, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, इन दैट सिचुएशन जो हमारे प्रेसिडेंट हैं सबसे पहले वो प्रोक्लेम करते हैं कि इमरजेंसी लग गई है। फिर उस इमरजेंसी को एक सर्टेन टाइम पीरियड में लोकसभा एंड राज्यसभा को पास करना होता है। लेकिन इस प्रोक्लेमेशन के बाद अगर मान लो राज्य जो लोकसभा है वो डिसॉल्व्ड है, तो इन दिस सिनेरियो राज्यसभा के पास पावर है कि अगर राज्यसभा उसको पास कर देगी तो इमरजेंसी लगी रहेगी। इन डिटेल हम इसके बारे में नेशनल इमरजेंसी में बात करेंगे। ये 3 आर्टिकल लिखे हुए हैं। आर्टिकल 352 इज रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट रूल, एंड आर्टिकल 360 इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। इसमें देखो कुछ स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज, एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को, उनके मेंबर्स को और उनकी कमेटीज को। ऐसा क्यों होता है? अब ये देखो कि जो यहाँ पे जाते हैं मेंबर्स जो होते हैं वो किन की बात करते हैं, दे टॉक अबाउट पीपल। तो उनके पास कुछ ऐसे प्रिविलेजेस दी जाते हैं कि उन लोगों के बारे में अगर बात करने के लिए, लोगों की भलाई के बारे में अगर कुछ रूल्स बनाते हुए, कुछ बात करते हुए अगर उनसे कुछ ब्रीच हो जाता है जो कि नॉर्मल सिटीजन के पास राइट नहीं है, तो इन दैट कंडीशन उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसा ना हो कि वो फिर बोल ही ना पाए, इसलिए उनको कुछ राइट्स, कुछ इम्यूनिटीज और एग्जेम्पशन दी जाती है ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाए। ये सेकंड पॉइंट है, टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ देयर एक्शन। और ये जो प्रिविलेजेस हैं ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड यूनियन मिनिस्टर्स को भी होते हैं, बट दे डू नॉट एक्सटेंड टू प्रेसिडेंट। तो चलो अब इनकी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो दो टाइप के प्रिविलेजेस हैं, कलेक्टिव प्रिविलेजेस एंड इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। तो कलेक्टिव प्रिविलेजेस क्या होते हैं, तो जो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है उसके पास कुछ प्रिविलेजेस हैं कलेक्टिवली, जैसे कि इनके पास राइट है टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट, डिबेट्स जो हो रही हैं, प्रोसीडिंग्स जो हो रही हैं, एंड राइट टू प्रोहिबिट अदर्स फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम। ये राइट सिर्फ हाउस के पास है कि वो इन चीज़ों को रिपोर्ट करे, इन सब जो भी डिटेल्स हैं, जो भी वहाँ पे बातें हो रही हैं, डिबेट हो रही हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, उनको पब्लिश करे। यहाँ पे सीक्रेट सिटिंग हो सकती है। ऑल्सो स्ट्रेंजर्स को अलाउड नहीं है वहाँ जाना, वो अपने खुद के रूल्स बना सकते हैं टू फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अगर कोई भी अपने प्रिविलेजेस को ब्रीच करता है या उसका कंटेम्प्ट करता है, इन दैट सिचुएशन उस मेंबर को पनिश भी किया जाएगा। अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट, रिलीज ऑफ ए मेंबर, इन सब के बारे में राइट होता है टू रिसीव द इमीडिएट इंफॉर्मेशन ऑन ऑल दीज पॉइंट्स। फिर आगे बात करते हैं कि कोई भी पर्सन, चाहे वो मेंबर है या फिर आउटसाइडर है, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी लीगल प्रोसेस नहीं होगा उनके अगेंस्ट, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, विदाउट द परमिशन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। बाकी कुछ ये है कि भाई इंक्वायरी कर सकते हैं, ऑर्डर द अटेंडेंस ऑफ विटनेस, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और कोर्ट्स को प्रोहिबिट किया जाता है टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स। ये कुछ कलेक्टिव प्रिविलेजेस हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की। देखो पहला आता है अरेस्ट से रिलेटेड, कि कोई भी मेंबर है उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला हो उससे 40 डेज पहले, या फिर जब सेशन खत्म हो चुका है उसके 40 डेज के बाद तक। लेकिन दैट इज ओनली अवेलेबल इन सिविल केसेस। अगर क्रिमिनल केस है उसके अगेंस्ट या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन केस है तो तब ये अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। नो मेंबर इज लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट और एनीथिंग सेड एंड एनी वोट गिवन बाय हिम। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में गिवन है, एंड रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब ये कोई एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। ऑल्सो जब पार्लियामेंट चल रहा है
तो वो एविडेंस देने से या फिर कहीं पे विटनेस जाने में किसी भी कोर्ट में, तो वो मना कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सोर्सेज क्या क्या हैं इन प्रिविलेजेस के। सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 505। ये मेंशन करता है टू प्रिविलेजेस, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग। और अभी तक भी पार्लियामेंट ने कोई स्पेशल लॉ नहीं बनाया है कि जिसमें एग्जॉस्टिवली उन्होंने कोडिफाई किया हो सारे के सारे प्रिविलेजेस को। तो टोटल 5 सोर्सेज हैं ऐसे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, वेरियस लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, रूल्स जो हैं दोनों हाउसेस के, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो हम फॉलो करते हैं, एंड द लास्ट इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। तो व्हेन एनी ऑफ द प्रिविलेज, चाहे इंडिविजुअल है या कलेक्टिव है, वो डिसरिगार्डेड होगी ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के। इससे कुछ एग्जांपल हैं, अगर कोई भी ऐसा एक्शन है जैसे कास्टिंग रिफ्लेक्शन है। कास्टिंग रिफ्लेक्शन का मतलब होता है मेकिंग क्रिटिकल, डिफेमेटरी या फिर डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क। अगर कोई भी एमपी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस या फिर किसी और अथॉरिटी के बारे में इस टाइप की बात करता है, तो उसे हम कंसीडर करेंगे कास्टिंग रिफ्लेक्शन, और ये आएगा ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस में। ऑल्सो अगर कोई न्यूज़ आइटम में एडिटोरियल या फिर स्टेटमेंट देता है इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, इंटरव्यू और इन पब्लिक स्पीचेस, और वो उसमें कुछ ऐसा है कि जो उनको नहीं देनी चाहिए थी, तो यहाँ पे भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। एनी एक्ट अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है या इम्पीड करता है, मतलब रोकता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, किस चीज़ को, फंक्शंस और एनी ऑफिसर्स ड्यूटी, किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस में आएगा। और जितने भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस में जाएंगे। बट ए पर्सन में बी गिल्टी ऑफ हाउस इवन दो ही डज नॉट वोलेट एनी ऑफ द प्रिविलेजेस। इसका क्या एग्जांपल है, अगर वो मेंबर डिसओबे करता है किसी ऑर्डर का, जैसे कि किसी कमेटी को अटेंड करना था या फिर पब्लिश करने थे रिफ्लेक्शंस ऑन द कैरेक्टर और कंडक्ट ऑफ ए मेंबर इन हिज कैपेसिटी एज ए मेंबर, अगर वो ये सब करता है, डिसओबे करता है, तो in that scenario it will be considered as contempt of the house. Next point is, what is the punishment which is given in the case of breach of privileges or contempt of the house? पहला आता है the house can ensure attendance of the offending person, मतलब उसको बुलाया जाएगा और उससे क्वेश्चन किया जाएगा एंड उसको आंसर देने होंगे। और जो पनिशमेंट है इट कैन टेक 3 फॉर्म्स, एडमोनिशन, रेप्रीमेंड या फिर इम्प्रिजनमेंट। इनका क्या मतलब है, एडमोनिशन का मतलब है चेतावनी देना, और रेप्रीमेंड का मतलब है फटकार लगाना। इम्प्रिजनमेंट आपको पता ही है, कारावास। ओके, सो दिस टॉपिक इज कंप्लीट। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हमारा पार्लियामेंट सोवरेन है। सोवरेन का क्या मतलब है, सोवरेन मीन्स कि किसी भी एक्सटर्नल दबाव में क्या वो काम कर सकता है। तो चलो देखते हैं, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सोवरेन। इसका मतलब क्या है कि वो जो भी चाहे वहाँ पे ब्रिटिश में वो लॉ बन जाएगा। हम ये पहले भी देख चुके हैं कि वहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे ब्रिटिश में। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि उनके पास कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसे वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मानते हैं। वहाँ पे क्या है कि अभी तक के जितने भी लॉज हैं दैट मेक्स कॉन्स्टिट्यूशन। कल को एक नया लॉ आ गया, इट विल बी एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कोई और लॉ आ गया, देन अगेन इट विल बी एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कोई नया लॉ ऐसा आया जो कि पुराने लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो नए वाले लॉ को माना जाएगा। लेकिन इंडिया में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता। तो जो नया लॉ आएगा दैट शुड बी इन लाइन विद द प्रीवियस वन। और अगर ऐसा होता है पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, तो वी कैन गो टू कोर्ट।
और उस लॉ को हटा दिया जाएगा। इट मीन्स जो पार्लियामेंट के पास पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो यहाँ पे एक्सटर्नली उनको उन पे क्वेश्चनिंग हो सकती है थ्रू कोर्ट्स। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, दिस डॉक्ट्रिन इज एसोसिएटेड विद ब्रिटिश पार्लियामेंट। वहाँ पे क्या होता है, द पार्लियामेंट इज सुप्रीम बट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो ब्रिटिश में देर इज नो लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन इट्स अथॉरिटी, बट इन इंडिया पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन। तो देर आर लीगल रेस्ट्रिक्शंस जो कहाँ कहाँ से आती हैं। एक तो पहली बात हम कर लेते हैं कि भाई रिटन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस कर लिया है, इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब सेंटर एंड स्टेट। काफ़ी सारे रूल्स हैं जहाँ के लिए हमें स्टेट लेजिस्लेचर की परमिशन चाहिए। जब वो अप्रूवल देंगे तभी वो कोई एक्ट हम लेके आ सकते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं इन सम ऑफ द प्रोविजंस। स्टेट लेजिस्लेचर जैसे विधानसभा, तो क्या है, विधानसभा इज नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो इसीलिए पार्लियामेंट के पैरेलल भी कुछ है जो कि उसको क्वेश्चन कर सकता है। नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हम कोर्ट के पास जा सकते हैं एंड कोर्ट कैन आस्क द लेजिस्लेचर कि आपने ऐसे क्यों किया। अगर वो वोलेट कर रहा है लॉ, देन दैट विल बी द लॉ विल बी रिपील्ड बाय जज इन दैट केस। एंड लास्ट इज द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स भी रेस्ट्रिक्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 32, जुडिशियल रिव्यू। चलो आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट। देखो सबसे पहले क्या रोल आता है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। हम ये काफ़ी बार इस बारे में बात कर चुके हैं। पार्लियामेंट हर चीज़ में क्वेश्चन करता है हमारे एग्जीक्यूटिव्स को। जैसे कि बात की हमने लास्ट वीडियो में बजट की। बजट में जो लेजिस्लेटिव्स हैं वो क्वेश्चन करते हैं एग्जीक्यूटिव्स को। इट मीन्स दीज आर प्राइवेट मेंबर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स मिनिस्टर्स। मिनिस्टर बिल प्रेजेंट करता है एंड जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उसके ऊपर डिबेट करते हैं। सेकंड पॉइंट, लॉ मेकिंग। थर्ड पॉइंट आता है कंट्रोलिंग फाइनेंस। ये फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं, हमने पढ़े थे। इवन बजट कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जब भी कोई नया बिल आता है तो उसके ऊपर पहले डिबेट होती है। ये देखा जाता है कि ये बिल ठीक है या नहीं है, उसके बाद ही उस बिल को लाया जाता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डेलिब्रेशन, कि हम पहले डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, देन वी ब्रिंग दैट लॉ। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आती हैं वो भी पार्लियामेंट ही लेकर आ सकता है। और एक नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्टोरल फंक्शन, जो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम वोट डालने एज ए सिटीजन नहीं जाते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन पार्लियामेंट, जो एमपीज हैं, वो वोट डालते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है जुडिशियल फंक्शन, जैसे कि इम्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस एक्सेट्रा, एंड कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। तो ये सारी चीज़ें भी पार्लियामेंट ही करता है, वी एज ए सिटीजन बाहर बैठ के नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम कंप्लीट कर चुके हैं पार्लियामेंट को। आई होप ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और ऐसे ही रिवीजन सेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी फीड को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।